नमस्कार। पार्थशर की कोरोना पॉजिटिव न्यूज़ यानी कि कोरोना की पॉजिटिव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 1 मई से हम लोग पार्थशर की ओर से आप सभी लोगों तक पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़े, लोग डरे नहीं और जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें भी मान सम्मान और पहचान मिले। इसी उद्देश्य के साथ आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, क्योंकि कोरोना होने के बाद बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ जाना है, कैसी ट्रीटमेंट लेनी है और पता होने के बावजूद भी कहाँ पर बेड खाली और कहाँ नहीं है, कहाँ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था है, ये सब बताना मुश्किल होता है। इसी के लिए जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका उद्घाटन चंद्रपुर जिला के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार ने किया है। आज हम आपको इस वेबसाइट के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आपके किसी भी निकटतम संबंधी, परिवार, मित्र को कोरोना से एडमिट होने की जरूरत पड़ती है तो ये वेबसाइट और ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायी होगी। नमस्कार दोस्तों, पार्थशर समाचार के कोरोना पॉजिटिव न्यूज़ सेक्शन के लिए आज हमने आपके लिए लेके आई है ऐसी एक जानकारी जो हर कोरोना मरीज के लिए आवश्यक है, या यूँ कहें अत्यावश्यक है तो भी गलत नहीं होगा। चंद्रपुर जिला प्रशासन ने कुछ ही दिन पहले एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब किसी भी कोरोना मरीज को अस्पताल में बेड पाने के लिए दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, LODGE-TRIMURTY.org.chandrapur इस पे अगर आप विज़िट करते हैं, इस पोर्टल को अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये जो होम पेज दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखाई देगा कि O2 बेड्स टोटल कितने उपलब्ध है, यानी कि 725 यहाँ दिखा रहा है, जिसमें से अभी 8 खाली है विभिन्न अस्पतालों में, ये आपको जानकारी मिल रही है। उसी तरह से यानी 273 अवेलेबल है, जिसमें से खाली अभी केवल 48 बेड है। 212 आईसीयू बेड में से 3 आईसीयू बेड अवेलेबल है और 86 वेंटिलेटर बेड्स में से अभी फ़िलहाल कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 बटन नज़र आएंगे। पहला है बेड अवेलेबिलिटी स्टेटस, लॉगिन एज हॉस्पिटल और लॉगिन एज एडमिन। हमें बेड अवेलेबल स्टेटस पे क्लिक करना है, जिसे क्लिक करने के बाद में आपके सामने यह पेज सामने आएगा, जिसके अंदर में सारे ही हॉस्पिटल्स की जानकारी दी गई है, जैसा कि किस अस्पताल में कितने O2 बेड है, कितने नॉन O2 बेड है, कितने आईसीयू बेड है और कितने वेंटिलेटर बेड है, और उसमें से अभी फ़िलहाल कितने खाली है। ऐसे चंद्रपुर में 28 अस्पताल है, सरकारी और निजी मिला के ये सारे हॉस्पिटल्स की आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। अब अगर आपको इन हॉस्पिटल्स का पर्टिकुलर डिटेल्स अगर देखना है तो आप सिलेक्ट हॉस्पिटल के इस बटन को क्लिक करके, अगर आपको मान लीजिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का स्टेटस देखना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो कोविड बेड अवेलेबिलिटी लास्ट अपडेटेड 5 मई 2021, समय 1:46 और 19 सेकंड पे इसको अपडेट किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 140 O2 बेड में से अभी फ़िलहाल कोई भी अवेलेबल नहीं है। नॉन O2 बेड्स में 33 भरे हुए हैं, मगर 27 खाली भी है। आईसीयू में 40 में से एक भी आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है और वेंटिलेटर में भी 40 में से एक भी वेंटिलेटर बेड अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, इससे आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे नहीं। जैसा कि अभी हम लोग किसी एक और हॉस्पिटल का देखते हैं, मान के चलिए गुलवाड़े मैटरनिटी हॉस्पिटल का हम देखते हैं। यहाँ पे भी कहीं पे भी खाली नहीं नज़र आ रहा है सिवाय नॉन O2 बेड के। एक और हॉस्पिटल देखते हैं, मानवटकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि O2 बेड में 4 अवेलेबल दिखा रहा है। तो
इसका अर्थ ये हुआ कि जिस मरीज को आवश्यकता है वो मरीज यहाँ पे जा सकता है। उसी तरह से आईसीयू बेड में भी 2 अवेलेबल दिखा रहा है, मगर वेंटिलेटर सारे ही 7 ऑक्यूपाइड दिखा रहा है और नॉन ऑटो बेड कोई भी नहीं दिखा रहा है। मगर यहाँ जाने से आपको तुरंत में यहाँ पे भर्ती नहीं कराया जाएगा, क्योंकि ये हॉस्पिटल वाले सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ लॉगिन एज हॉस्पिटल जो है, लॉगिन एज एडमिन यहाँ करेंगे और यहाँ से आपका नाम दर्ज किया जाएगा और आपका एक वेटिंग लिस्ट में नाम चले जाएगा, जिसके बाद में आपको आपकी आवश्यकता अनुसार और आपके हेल्थ के स्टेटस अनुसार जल्द ही उसी हॉस्पिटल में या फिर आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती होने का मौका मिलेगा, जिसके लिए आपको फ़ोन भी आएगा। कोई परेशानी होने पे यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स की एक लिस्ट दी गई है PDF फॉर्मेट में, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि सारे ही हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों के नाम, उनके नोडल ऑफिसर और उनके नंबर ये सारे दिए हुए हैं। सारे ही 28 हॉस्पिटल्स के यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आपको सहायता करने के लिए ये दवाखाने और उनके नोडल ऑफिसर्स रेडी है, और ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे आके ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। जिले के हर तालुका में अलग अलग जगह पर इसकी सुविधा दी गई है। आप जहाँ कहीं भी हो वहीं से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बेड खाली होने के वक्त आप मरीज को लेके आ सकते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन ने बेड अवेलेबिलिटी कंट्रोल रूम में भी 2 नंबर यहाँ पे घोषित किए हैं। नंबर इस प्रकार से है 07172 जो कि चंद्रपुर का कोड है, और 274161 ये एक नंबर होगा, 274162 ये दूसरा नंबर होगा। इन नंबरों पे भी मरीज को भर्ती कराने के संदर्भ में सारी जानकारी ली जा सकती है। आशा करते हैं पार्थसर द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मरीजों को इलाज मिलेगा और बड़ी जल्द हमारा चंद्रपुर, हमारा राज्य और हमारा देश कोरोना मुक्त होगा। धन्यवाद। मैं पार्थसर के लिए राजेश नायडू, सत्य परमो धर्म। पार्थचर समाचार कोरोना पॉजिटिव न्यूज़ में आज हमारे दूसरे हिस्से में हम आपको मिला रहे हैं डॉक्टर भारती गणवीर से, जो मास्टर इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है, जो कि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत चंद्रपुर के सरकारी अस्पताल में कार्यरत है। वो आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताएंगी जो आपके फेफड़े यानी लंग्स को इस कोरोना महामारी में स्वस्थ रखने में मददगार होगी। नमस्कार, मी डॉक्टर भारती गणवीर, मास्टर्स इन स्पोर्ट फिजिओथेरपी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत जिल्हा सामान्य रुग्णालय चंद्रपूर येथे कार्यरत आहे। आज आपण पाहणार आहोत या कोविड महामारीमध्ये आपण आपले व आपल्या फुफ्फुसांचे कशा पद्धतीने काळजी घेऊन आपले आयुष्य किंवा आपले शरीर सुदृढ बनवू शकतो। मी आज इथे काही छातीचे व फुफ्फुसांचे सोपे व सरळ व्यायाम सांगणार आहे, जेणेकरून आपण आपल्या फुफ्फुसांचा बळकटपणा बनवू शकतो। हे व्यायाम कुठल्याही व कोणत्याही वयोगटातील व्यक्ती करू शकतात। कोविड झालेला असेल किंवा नसेल किंवा होऊन गेलेला असेल असे व्यक्ती देखील या व्यायामाला आपल्या दैनंदिन जीवनात समावून घेऊन आपले आरोग्य सुदृढ बनवू शकतात। आज आपण इथे जे व्यायाम शिकणार आहोत ते करून दाखवण्यासाठी माझ्यासोबत लाभलेले सहकारी डॉक्टर सायमा रुबी उपस्थित आहेत। सगळ्यात पहिला व्यायाम आहे कंट्रोल ब्रीदिंग, म्हणजेच रिलॅक्स्ड ब्रीदिंग किंवा आरामशीर श्वास घेण्याची पद्धत। हे व्यायाम करताना या व्यायामाचे फायदे असे आहेत की या व्यायामाने आपली ब्रीदिंग पॅटर्न म्हणजेच आपली श्वास पद्धती सुरळीत होण्यास मदत होते। एक हात पोटावर आणि एक हात छातीवर ठेवून नाकातून लांब श्वास घ्यायचा आहे आणि हळूहळू नाकातून सोडायचा आहे। असं करताना हात पोटावर आणि छातीवर असलेला हात श्वास घेताना वर येईल व नाकातून सोडताना हळूहळू खाली जाईल। हे व्यायाम आपल्याला 10 ते 15 वेळा करायचा आहे। दुसरा व्यायाम म्हणजे पर्स स्लीप ब्रीदिंग, म्हणजेच निमूटपणे श्वास घेण्याची पद्धत। हे व्यायाम करताना आपल्याला आरामशीर रिलॅक्स होऊन बसायचं आहे। मग हळूहळू नाकातून लांब श्वास घ्यायचा आहे व चहाला फूक मारल्यासारखं
सोडायचा आहे। या व्यायामाचे फायदे असे आहेत की आपल्या फुफ्फुसात जितके पण कार्बन रिच गॅसेस आहेत ते हळूहळू वर यायला लागतील आणि दमा व थकवा देखील कमी व्हायला सुरुवात होईल। हे व्यायाम आपल्याला 10 ते 15 वेळा करायचा आहे। तिसरा व्यायाम आहे थोरासिक एक्सपॅन्शन एक्सरसाइजेस म्हणजेच वक्ष विस्ताराचे व्यायाम। हे व्यायाम करताना आपल्याला नाकातून लांब श्वास घ्यायचा आहे व तो श्वास 3 ते 5 मोजेपर्यंत ठेवायचा आहे आणि नंतर हळूहळू तोंडाद्वारे श्वास सोडायचा आहे। हा व्यायाम आपल्याला 10 ते 12 वेळा करायचा आहे। ह्या व्यायामाने फुफ्फुसाच्या खालच्या भागात जमा व घट्ट झालेले स्राव हळूहळू वर येण्यास मदत होते। चौथा व्यायाम आहे थोरासिक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस म्हणजेच वक्ष गतिशीलता वाढवण्याचे व्यायाम। हे व्यायाम करताना आपल्याला दोन्ही हात एक साथ नाकातून लांब श्वास घेत घेत वर उचलायचा आहे व नाकातून लांब श्वास सोडत सोडत खाली आणायचा आहे। ह्या व्यायामाचं वैशिष्ट्य असं आहे की या व्यायामाने बरगडीचा पिंजरा म्हणजेच रिब केज हळूहळू खुलायला मदत होते व जेणेकरून फुफ्फुसात हवाचा प्रवाह वाढत जातो। या व्यायामाला आपण दुसऱ्या पद्धतीने देखील करू शकतो। असे करताना आपल्याला दोन्ही हात बाजूच्या दिशेने नाकातून लांब श्वास घेत घेत वर उचलायचा आहे व नाकातून लांब श्वास सोडत सोडत हात खाली आणायचा आहे। पाचवा व्यायाम आहे सेगमेंटल ब्रीदिंग म्हणजेच विभागीय पद्धतीने श्वास घेण्याचे व्यायाम। आपण छातीला 3 विभागात विभाजलेले आहे, वरची छाती, खालची छाती आणि बाजूची छाती। पहिला आहे लॅटरल कॉस्टल एक्सपॅन्शन म्हणजेच छातीच्या बाजूचा भाग फुगवण्याचा व्यायाम। यासाठी आपल्याला दोन्ही हाताचे तळवे छातीच्या बाजूच्या खालच्या भागात ठेवायचा आहे व नाकातून लांब श्वास घ्यायचा आहे जेणेकरून छातीचा बाजूचा भाग बाहेरच्या दिशेला फुलेल आणि हळूहळू नाकातूनच लांब श्वास सोडायचा आहे। दुसरा व्यायाम आहे पोस्टीरियर बेसल एक्सपॅन्शन म्हणजेच छातीच्या खालचा भाग फुगवण्याचा व्यायाम। यासाठी आपल्याला दोन्ही हात पोटावर ठेवून पुढे वाकायचा आहे व पोटाचे स्नायू आतमध्ये ओढत नाकातून लांब श्वास घ्यायचा आहे जेणेकरून छातीचा मागचा भाग बाहेरच्या दिशेने फुललेला दिसेल आणि हळूहळू नाकातून श्वास सोडायचा आहे। तिसरा व्यायाम आहे अपायकल एक्सपॅन्शन म्हणजेच छातीच्या वरचा भागात फुगवण्याचा व्यायाम। यासाठी आपल्याला दोन्ही हाताचे तळवे छातीच्या वरच्या भागावर ठेवायचा आहे आणि पोटाचे स्नायू आतमध्ये ओढत नाकातून लांब श्वास घ्यायचा आहे जेणेकरून छातीचा वरचा भाग वरच्या दिशेने फुललेला दिसेल आणि हळूहळू नाकातून लांब श्वास सोडायचा आहे। हे व्यायाम आपल्याला 10 ते 12 वेळा करायचा आहे। सहावा व्यायाम म्हणजे स्पायरोमीटर। हे साधन फुफ्फुसात किती प्रमाणात हवा राहू शकते याच्यासाठी तयार केलेलं आहे। स्पायरोमीटरमध्ये 3 बॉल्स असतात, तिन्ही बॉलमध्येच त्याची किती प्रमाणात हवा आपल्या फुफ्फुसात जाऊ शकते याची क्षमता याच्यात लिहिलेली आहे। याच्यामध्ये हा एक माउथपीस आहे। स्पायरोमीटर छातीच्या लेवलवर ठेवायचा आहे। स्पायरोमीटरचा माउथपीस तोंडात ठेवून तोंडाद्वारे लांब श्वास घ्यायचा आहे व नाकातून सोडायचा आहे। असे करताना स्पायरोमीटरचे बॉल्स वर सरकतील। प्रत्येक व्यक्तीची क्षमता वेगवेगळी असल्यामुळे स्पायरोमीटरचे बॉल त्या हिशोबाने सरकणार आहेत। जशी जशी आपली क्षमता वाढत जाईल तशी तशी स्पायरोमीटरचे तिन्ही बॉल वर सरकत जातील। अशा पद्धतीने आपल्याला आपल्या फुफ्फुसांची क्षमता कळून येते व वाढविण्यास मदत होते। सातवा व्यायाम आहे प्रोनिंग म्हणजेच पोटाच्या व छातीच्या वरावर झोपणे। सध्याच्या कोविड महामारीमध्ये उबडं झोपायला अतिशय महत्त्व दिलेलं आहे। प्रत्येक व्यक्तीने कमीत कमी अर्धा तास तरी पोटाच्या व छातीच्या भारावर झोपून लांब लांब श्वास घ्यायचा आहे जेणेकरून आपण आपल्या फुफ्फुसात हवाचा प्रवाह वाढवू शकतो। हे सगळे व्यायाम नियमित केल्याने आपल्या फुफ्फुसाची क्षमता वाढवता येईल व निरोगी जीवन जगण्यात मदत होईल। धन्यवाद।
पार्थेश्वर वर्ल्ड चंद्रपुर हेरिटेज सीरीज की आज की प्रस्तुति में इंटेक MH34 और हमारा चांदा के सौजन्य से आज हम पेश कर रहे हैं नागभीड़ की मेन हीर यानी शिला स्तंभ। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में नागभीड़ तालुका में नागभीड़ के पुराने बस स्टैंड के पीछे यह महापाषाण युग की समाधियां मेगालिथिक मेनहार स्थित है। यह लैटेराइट और बलुआ पत्थर से बना है। खड़े पत्थरों की ऊंचाई लगभग 10 फीट है। नागभीड़ में पाए गए बहुत से मेनहार की ऊंचाई 3 फीट से लेकर लगभग 9 फीट तक पाई गई है। कालांतर में इनमें काफ़ी बदलाव भी आए हैं। पहले इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था, वो अनगनत पत्थरों के रूप में पाए जाते थे। बाद में इन्हें स्तंभ के रूप में तराशा जाने लगा। इसे हिंदी में शिला स्तंभ भी कहते हैं। यह महापाषाण काल की समाधि है। इसके नीचे मरणोपरांत मानव का शरीर या मानव की अस्थियों को रखकर उसके ऊपर यह शिला स्तंभ को स्थापित किया जाता था। इसे मेमोरियल स्टोन भी कहते हैं। भारत में आज भी कुछ जनजातियों में यह प्रथा बरकरार है। विदर्भ के महापाषाण काल 800 BC से 200 AD तक का ये नागभीड़ का मेनहार भी इसी काल का माना जाता है। नोट करने की बात यह है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की दिल्ली में स्थित समाधि मेनहार की शिला में ही निर्मित की गई है।